Good morning. A very warm welcome to all of you. जी गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग प्रभु, गुड मॉर्निंग अंशिका, गुड मॉर्निंग. चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं. जी देखिए, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ है हमारे पास, राइट, जहां से बेसिकली लेबर लॉज की शुरुआत ही होती है, आज हम इसकी बात करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट की. पर फैक्ट्रीज एक्ट से पहले मैं आपको बेसिकली समझाने जाऊंगा कि वो कौन से ऐसे कारण रहे, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जिनके कारण लेबर लॉज फॉर्मुलेट किए गए. ठीक है, लेबर लॉज जिनके कारण फॉर्मुलेट किए गए. तो हम ये दो एस्पेक्ट्स बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट में जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशंस की बात करेंगे, सेक्शंस की बात करेंगे, क्या क्या प्रोविजंस है फैक्ट्रीज एक्ट के. आपको आज पता चलेगा, आपको आज जो है जानने को जो मिलेगा वो होगा शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, जो ये टर्म मेंशन की गई है, राइट. और कई बार इसको जेनेसिस भी मानते हैं, इस एक्ट को, फैक्ट्रीज एक्ट को हम जेनेसिस भी मानते हैं, इसलिए क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी से अपने आप सरकार ने डीमार्केट कर दिया था, राइट. गवर्नमेंट है डीमार्केटेड कि हाँ, ये सेक्टर्स जो है इन इंडस्ट्रीज में जो है हमारे लेबर लॉज एप्लीकेबल होंगे, हमारे फैक्ट्रीज एक्ट जो है एप्लीकेबल होगा. तो बेसिकली इसने एक तरीका बना दिया जिसके थ्रू हम फैक्ट्रीज को आइडेंटिफाई कर सके, और जहां आइडेंटिफिकेशन हो गया वहां पर ऑटोमेटिकली लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं. ठीक है, चलिए, तो इससे पहले हम जाए वहां तक, पहले हम इसमें क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कैसे वो फैक्टर्स रहे, क्या क्या वो फैक्टर्स रहे जिनके कारण श्रम कानून जो है वो बनाए गए या इन्फ्लुएंस हुए. ठीक है जी, जी गुड मॉर्निंग टू ऑल. चलिए, सो the first factor that we have that was influencing labor legislations throughout the globe. पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, राइट, पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, कि क्या करें आप, थ्योरीज ऑफ लेबर लॉज फिनिश नहीं हुआ था. हाँ जी बेटा, आपको पता तो है, जो भी टॉपिक नहीं खत्म होगा वो एंड में लगाऊंगा मैं, उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगती है, रिमेनिंग क्लास, शेड्यूल नहीं चेंज होता. ठीक है, चलिए, सबसे पहले आते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेबर लेजिस्लेशंस पे. तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं एडम स्मिथ के बाद की, राइट. और अगर आप एडम स्मिथ के बाद का टाइम पीरियड देखें, एडम स्मिथ ने बेसिकली प्रोफेस किया था रिगार्डिंग गवर्नमेंट्स नॉन इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, कि सरकारी जो है, सरकार जो आएंगी दुनिया भर में, वो जो है हस्तक्षेप ना करें अर्थव्यवस्थाओं में, इकोनॉमिक सिस्टम्स में, उन्हें इन्फ्लुएंस ना करें, राइट. और उन्होंने इस सिस्टम को नाम दिया था लासेस फेयर. और यही थॉट प्रोसेस आगे चल के, यही थॉट प्रोसेस जब आगे पहुंचेगा तो यही जन्म देगा किसको, कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को. ठीक, और जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे 1900s के अंदर एंटर करते हैं, वैसे वैसे आप पाएंगे कि कैपिटलिज्म अपने चरम पे था 1900s में, राइट. अर्ली 1900s की बात कर रहा हूं, अर्ली 1900s की. तो कैपिटलिज्म बिल्कुल अपने चरम सीमा पे. और कैपिटलिज्म किस चीज को एनकरेज करेगा, कि सरकारी हस्तक्षेप ना हो. इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहां पे प्राइवेट कंपनीज अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट बनाने के लिए लेबर को एक्सप्लॉइट करेगी. कॉन्ट्रैक्ट जो है होगा नहीं, राइट. हायरिंग फायरिंग एकदम फ्री होगी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घंटों के लिए काम कराया जाएगा, यहां तक कि छोटे बच्चों को से काम लिया जाएगा, अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस देखने को मिलेंगी, राइट. और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं वेजेस मजदूर की कम कर दी जाएंगी समय के साथ. ये सुनो,
तो कैपिटलिज्म का जो सिस्टम था पूरी दुनिया भर में, ये बेसिकली एनकरेज कर रहा है लेबर का एक्सप्लॉयटेशन, ये और ये होने भी दे रहा है, राइट, लेबर एक्सप्लॉयटेशन। तो स्टार्टिंग के जब आप लॉज देखेंगे, राइट, शुरुआती कानून अगर आप दुनिया भर में देखेंगे, हमारे देश में फॉर एग्जांपल अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट देखेंगे तो हमारे यहां भी इसके खिलाफ ही लॉज बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1883, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1883। तो फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1883 किसकी बात करता था? इसी की बात करता था कि सर जो है शुरुआती टाइम पीरियड में जब लॉ बना रहे हैं तो उसमें काम के घंटे रेगुलेट कर दिए जाए, बच्चे किसी काम नहीं कराया जाए और बच्चे की उम्र भी स्पेसिफाई कर दी जाएगी, राइट, कि इतनी उम्र से ऊपर वालों से ही काम लिया जाएगा, इतनी उम्र से नीचे वालों से काम नया लिया जाए। और विमेन के लिए वर्किंग आवर्स कम कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जिस तरह से फैक्ट्रीज एक्सप्लॉइट कर रही थी वर्कर्स को, उसे ही रोकने का प्रयास है, राइट। सो अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कैपिटलिस्ट कंट्रीज, पूंजीवादी देशों में औद्योगिकरण जो चल रहा था, राइट, वो अपने आप में बेलगाम व्यक्तिवाद का एक समय था। बेलगाम व्यक्तिवाद, राइट, ब्रिडल्ड इंडिविजुअल्स कहते हैं इसे, राइट, मतलब कि इंडिविजुअल प्रॉफिट्स पे फोकस है, इंडिविजुअल वेलफेयर पे फोकस है, अपने खुद के वेलफेयर पे, दूसरे की भलाई हो ना हो उससे मतलब नहीं, राइट। तो इंडिविजुअलिज्म को जो एंकरेज कर रहा है, ये व्यक्तिवाद को जो एंकरेज कर रहा है, इससे हो क्या रहा है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, अनुबंध की स्वतंत्रता है, लासेस फेयर सिस्टम पे आधारित है, लासेस फेयर सिस्टम पे आधारित है, राइट। लासेस फेयर मतलब नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, यही लिख रहा हूं मैं, नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, अलाउ करेगी प्राइवेट कंपनीज को जो वो करना चाहती हैं, राइट। और इसमें आपको बहुत ज्यादा घंटों के लिए काम लिया जाएगा, वर्कर से एक्सेसिव आवर्स ऑफ वर्क दिखा जाएगा, बच्चों से काम लिया जाएगा, यंग चिल्ड्रन अंडर वेरी अनहाइजीनिक कंडीशंस। साथ साथ पेमेंट जो होगी, वेजेस जो दी जाएंगी वो समय पे नहीं दी जाएंगी, लेट दी जाएंगी या कई बार कम दी जाएंगी, राइट। और इसी तरह के बाकी एक्सेस भी देखे जाएंगे आपके अलग अलग देशों में, राइट। तो सबसे पहली चीज जो इन्फ्लुएंस करती है वो बेसिकली ये है कि अर्ली एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी में कैपिटलिज्म लेबर एक्सप्लॉयटेशन को बेसिकली एनकरेज कर रहा था और हमें इसे कानून बना के रोक रहा था। तो शुरुआती जो एक्ट होंगे, जैसे कि आज का हमारा फैक्ट्रीज एक्ट, राइट, फैक्ट्रीज एक्ट, हालांकि ये तो 1948 में बनाया जा रहा है, लेकिन अगर मैं देखूं कि कहां से रहा है तो बेसिकली ये आ रहा है हमारे पास फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1883 और फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1991 से, ठीक है ना, सॉरी 1891 से। तो कहीं ना कहीं उन दोनों ही एक्ट्स में अगर मैं जाके देखूं तो इसी को रोकने की कोशिश की जा रही है। एज बढ़ा दी गई है बच्चे की कि इससे कम उम्र के बच्चे से काम नहीं लिया जाएगा, राइट। या फिर हम देखें तो वर्कर्स के लिए नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स रेगुलेट कर दिए कि इससे ज्यादा देर के लिए आप वर्कर से काम नहीं ले सकते, राइट। विमेन वर्कर्स के लिए खासकर उनके लिए जो है ब्रेक का पीरियड एक्सटेंड कर दिया और उनसे वर्किंग आवर्स उनके कम कर दिए। तो इस तरह के आपको प्रावधान देखने को मिलेंगे शुरुआती कानूनों में। क्लियर हुई मेरी बात? यस और नो? इस प्रकार से जैसे सोसाइटी अब आगे बढ़ती है, राइट, तो हम दुनिया भर में क्या देखेंगे? वी स्टार्ट विटनेसिंग वर्ल्ड वॉर्स। कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म चरम पे, पता ही है आपको। और फिर कैपिटलिज्म में मतलब अगर मैं यूएसएसआर की बात करूं तो यूएसएसआर में तो बिल्कुल ही अलग कहानी हो गई वहां तो, राइट। वहां तो पूरा का पूरा रेड रेवोल्यूशन हो गया, लेनिन आ गए, राइट। वर्कर्स जो है उन्होंने फैक्ट्रीज ऑक्यूपाई कर ली, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की मांग करने लगे, राइट। जो दो क्लासेस बन चुकी थी, बोर्जुआ, प्रोलेटेरिएट, उसको खत्म करने की बात हो जा रही है। पर साथ साथ पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है? पूरी दुनिया भर में, यूरोप में उस समय वर्ल्ड वॉर्स, राइट, लड़े जा रहे हैं। तो यहां से इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है, वर्ल्ड वॉर 1। तो कंटेम्पररी इवेंट्स जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, इसमें पॉसिबल क्या हुआ? दो चीजें सामने निकल के आई। पहला तो यह था कि लेबर को अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आई है,
अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आई है। और लेबर की इंपॉर्टेंस क्या है सर? अगर लेबर काम ना करे वॉर टाइम पीरियड्स में या वॉर टाइम पीरियड से पहले, तो सर किसी भी कंट्री का जीत पाना युद्ध में पॉसिबल नहीं। अब खुद सोचिए, कंट्री को जरूरत है मान लीजिए टैंक्स की, बंदूकों की, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, उसको जरूरत है खाने की वस्तुओं की। और अगर ऐसे में लेबर नाट जाए, लेबर मना कर दे कि नहीं साहब मैं तो काम नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मुझसे तो बहुत ज्यादा खराब परिस्थितियों में आप काम कराते हैं, तो क्या ऐसे में देश जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे सर, पहले ही खत्म हो जाएंगे। पर ऐसी स्थिति में ही नहीं होंगे कि लड़ ले जाके। ठीक, तो पहले तो लेबर्स को अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आई कि अनलेस अनटिल दे विल प्रोड्यूस इट इज इम्पॉसिबल फॉर द कंट्रीज टू विन। ठीक, दूसरा ये भी हुआ कि कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर होते चले गए, कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर होते चले गए, है ना। कम्युनिकेशन बेटर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्रेंच और मान लीजिए यूके, ब्रिटेन के सोल्जर्स जो है वो फ्रेंच टेरिटरी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेसिकली एक वर्कर ही तो है जो जिसने आर्म्स पिकअप कर ली है वॉर टाइम पीरियड में। और क्योंकि ये किसी दूसरे देश में ट्रैवल कर रहा है, तो ये वहां जाके देख रहा है कि लेबर की परिस्थिति क्या है, वापस आके अपने देश में बताएगा कि लेबर की परिस्थिति वहां पे क्या है। राइट, सिमिलरली फ्रेंच वाले बाकी दूसरे देशों में जाके ऑपरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुद भी देख पा रहे थे कि बाकी दूसरे देशों में लेबर की स्थिति क्या है। जैसे कि हमारे देख लो इंडिया से भी सोल्जर्स लेके गए थे हम वर्ल्ड वॉर 1 में, तो इंडिया के सोल्जर्स जाके देख पा रहे थे कि अच्छा डेवलप्ड नेशंस में वर्कर की कंडीशन तो काफी बेटर है एज कंपेयर टू आवर कंट्री, हमारे देश में तो सब नहीं है। तो जब ये वापस आएंगे तो वापस आके बताएंगे भी तो, और कोशिश भी करेंगे कि हमारे देश में भी वैसी कंडीशंस अवेलेबल कराई जाए लेबर के लिए। ठीक, और कम्युनिकेशन इसे फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि अब हम जान सकते हैं ना कि डेवलप्ड नेशंस में अगर लेबर के लिए परिस्थितियां अच्छी है तो किस प्रकार से अच्छी बनाई गई है, क्या प्रावधान है, और उन्हीं की मांग की जाएगी लेबर के द्वारा। समझ रहे हैं? एक तो नेगोशिएट करने के लिए पॉइंट मिल गया, और मांगना क्या है वो भी पता चल गया। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही है। तो यहां से लेबर मूवमेंट स्ट्रांग होंगे, आपके पास लेबर मूवमेंट्स स्ट्रांग हो जाएंगे। और इसमें काफी हद तक भूमिका कौन निभाएगा? इसमें काफी हद तक भूमिका निभाएगा यूएसएसआर। यूएसएसआर में क्या हुआ? डेमोक्रेसी खत्म हुई, लेनिन आए। राइट, लेनिन आए, और लेनिन जो है वो किस प्रॉमिस पे आए थे? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, बिकॉज इफ यू रिमेन यूनाइटेड, अगर आप यूनाइट हो जाएं, आप एक साथ इकट्ठे हो जाएं और रिसोर्सेज को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो अपने आप जो हमारे पास रूलिंग क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो अपने घुटनों पे आ जाएगी। और यहीं से लेबर मूवमेंट स्टार्ट होते हैं कि यूएसएसआर में भी तो करके दिखाया, तो अगर यूएसएसआर में किया जा सकता है तो पूरी दुनिया भर में किया जा सकता है। तो और यहां से लेबर मूवमेंट्स पूरी दुनिया भर में स्ट्रांग हो जाएंगे। तो लेबर अपने हक के लिए मांग करना शुरू करेंगे कि ऐसे प्रावधान बनाया जाए, सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, हमें वेजेस टाइम पे दिए जाए, हमसे ज्यादा घंटों के लिए काम ना कराया जाए, हमें जो है वॉशिंग के लिए, बैठने के लिए फैसिलिटीज दी जाए। ठीक है जी, आई होप मेरी बात क्लियर हुई। सो वर्ल्ड वॉर्स दे मेड इट पॉसिबल फॉर द लेबरर्स टू रियलाइज देयर वेरी ओन इंपॉर्टेंस दैट अनलेस एंड अनटिल दे प्रोड्यूस, जब तक ये प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लड़ते हुए देशों के लिए जीत पाना। और इसीलिए इन्होंने शुरुआत करी अपना क्लेम लेने के लिए कि हमें एक बेहतर वर्क लाइफ चाहिए, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ चाहिए। ठीक है, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जानवरों की तरह जो काम कराया जा रहा है, एकदम अमानवीय स्थितियों में जो काम कराया जा रहा है, इन परिस्थितियों में हम काम नहीं करेंगे। Then revolution in science and technology, communication and telecommunication also helped in bridging the world. तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी में डे टू डे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो रही है, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है, संचार, दूरसंचार, और इससे वर्किंग क्लास के लिए जानना इजी हो जा रहा है। कहां की वर्किंग क्लास के लिए? अंडर डेवलप्ड नेशंस की
कि बेटर कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होती है और किस प्रकार से ये डेवलप्ड वर्ल्ड में दी जा रही है वर्कर्स को। तो इसीलिए ये भी मांग करना शुरू कर देंगे कि भाई हम भी श्रमिक हैं, अगर वहां उस देश में श्रमिकों को ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है तो हमें भी ये सुविधा चाहिए अपने हमारे वर्क प्लेस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, मैंने वही बताया आपको, लेबर मूवमेंट स्ट्रांग होने का मतलब क्या था, लेबर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हुआ और यहां से ट्रेड यूनियंस की मांग बढ़ी, ट्रेड यूनियंस की मांग बढ़ी। ठीक, ट्रेड यूनियंस के लिए कानून पास किए गए कि 7 या उससे अधिक, जैसे हमारे देश में 7 या उससे अधिक वर्कर्स साथ आके नेगोशिएट कर सकते हैं, सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव बार्गेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से और मांग कर सकते हैं कि देखिए हमें ये कंडीशंस ऑफ वर्क चाहिए, हमें ये इंप्रूवमेंट चाहिए, पेमेंट ऑफ वेजेस लेट होता है वो नहीं हो सकता आगे से। राइट, तो यहां से आपका आता है ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, व्यापार संघवाद का विकास। आई होप मेरी बात क्लियर हुई। तो एक तरफ ट्रेड यूनियन डिमांड कर रही है, दे डिमांड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास which led to legislations in field of wages, hours of work, women's compensation, social security and other areas. And on the other hand, their growth necessitated legislations for regulation of industrial disputes. दो चीजें हो रही हैं, देखिए दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ तो ट्रेड यूनियंस डायरेक्टली मांग कर रही हैं, राइट, अलग अलग जगहों में मांग कर रही है। फॉर एग्जांपल एक जगह ट्रेड यूनियन नॉर्थ इंडिया में कह रही है कि भैया हमें जो है आवर्स ऑफ वर्किंग रेगुलेट करो, वेजेस का टाइम पीरियड रेगुलेट करो, महिलाओं को मिलने वाला कॉम्पनसेशन जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता। और इस पर सरकारें भी एक्ट कर रही हैं, सरकारें इन्हीं मुद्दों में उठा के कानून बनाने जा रही हैं। और ये पुश मिल कहां से रहा है, ये मांग उठ कहां से रही है, क्योंकि ट्रेड यूनियंस अपने आप में एक वोट बैंक भी हैं, ट्रेड यूनियंस अपने आप में एक वोट बैंक भी हैं। तो देश की पॉलिटी को भी समझ में आ रहा है, राइट, कि अगर हम इन लोगों को खुश नहीं रखेंगे तो यही लोग हमें बेसिकली बाहर फेंक देंगे, है ना, सत्ता में आने ही नहीं देंगे, ये सुनो, या फिर ये जो है उपद्रव करेंगे। तो अगर इनकी मांग है, राइट, ब्रिटिशर्स के लिए तो बहुत सिंपल था ना, ब्रिटिशर्स ने कहा ये हमारे अगेंस्ट नहीं है, दिस इज नॉट अगेंस्ट अस, ये तो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट है, जो थोड़े बहुत बचे भी हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो बची हुई हैं, ये तो उनके अगेंस्ट है। तो उन्होंने तो बिल्कुल पास किया, उन्होंने कहा ट्रेड यूनियंस ये लो, ट्रेड यूनियंस एक्ट। तो एक तरफ तो ट्रेड यूनियंस को बनाने के लिए एक्ट्स पास हो रहे हैं, ट्रेड यूनियंस मांग करना शुरू कर रही हैं अलग अलग मुद्दों पे कि ये कंडीशन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऊपर से सरकारें इन मुद्दों को देख भी रही हैं कि कौन से वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे डिस्प्यूट्स उठते हैं, तो उसे डिस्प्यूट्स एक्ट के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश भी की जाएगी, राइट, रेगुलेट किया जाएगा उसे भी। तो आप देख सकते हैं पैरेलल फ्रंट पे ट्रेड यूनियंस का रोल जो है ना वो धीरे धीरे लाइमलाइट में आ रहा है। हमें समझ में आ रहा है कि एक इंडिविजुअल वर्कर शायद वो चीज की मांग ना कर पाए, अकेला पड़ जाएगा, नहीं मांग कर पाएगा, लेकिन जब सारे साथ हो जाएंगे तो अब मांग कर सकते हैं, राइट, सारे साथ मिलकर मांग कर सकते हैं। अब इनको हटाया नहीं जा सकता, अब इनको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम आपको रिप्लेस कर देंगे, आप चले जाओ, नौकरी छोड़ दो, काम मत करो। समझ में आई बात? तो यहां से ट्रेड यूनियंस अपने रोल को रीइंफोर्स कर लेंगी। सो ऑन वन हैंड ट्रेड यूनियंस दे वर डिमांडिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मांग कर रहे हैं। और इसी से अपने आप लेजिस्लेशंस निकल रहे हैं आपके पास, वेजेस से रिलेटेड, आवर्स ऑफ वर्क से रिलेटेड, कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी के प्रावधानों से जुड़े हुए। ठीक, दूसरी तरफ यही सारे मुद्दे डिस्प्यूट्स का भी एक हिस्सा है। तो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए भी कानूनों की मांग हो रही है ना। हमारे देश में भी आया था डिस्प्यूट्स एक्ट, लेकिन हमारे देश में समस्या क्या थी डिस्प्यूट्स एक्ट में, कि जो कानून बनाया गया उसमें मैकेनिज्म स्पेसिफाई नहीं किया गया, उसमें कंसिलिएशन ऑफिसर को नहीं लाए थे, राइट। तो ये कहानी अगर आपको याद हो तो विटली कमीशन आएगा भारत में 29 to 31, विटली कमीशन विद
NM Joshi and the Diwan Chaman Lal, and these 3 people they will recommend, यही 3 लोग जो है recommend देंगे, विटली कमीशन जो है recommendation देगा कि आप जो है इस कानून को पूरा करने के लिए एक लेबर ऑफिसर का प्रावधान रखिए जो बेसिकली नेगोशिएट करवाएगा, दोनों के बीच में बातचीत करवाएगा और इनके बीच में कंसिलिएशन करा देगा प्रोसेस को। ठीक, क्लियर हो गई मेरी बात? यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना कैसे एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हो? नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइज। नेक्स्ट जो वेव थी वो थी बेसिकली इंडिपेंडेंस की, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की, राइट। तो जिस प्रकार से भारत ने मांग रखी कि भाई हमें तो आजाद होना है, हम किसी दूसरे देश के अधीन नहीं हो सकते, कोई दूसरा देश हमारी पॉलिसीज में इंटरवीन नहीं कर सकता, तो इसी प्रकार से सर पूरी दुनिया भर में स्वतंत्रता का विकास हो रहा है, पॉलिटिकल फ्रीडम का एक्सपेंशन हो रहा है पूरी दुनिया में। ठीक, और यही पॉलिटिकल एक्सपेंशन के तहत हमने लोगों को अपने देश में लोगों को, राइट, पीपल को, बड़ा स्ट्रांग वर्ड है पीपल, राइट, लोगों को हमने ये पावर दी कि आप वोट डाल सकते हैं, मत रखने का अधिकार दिया, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर सर, वेरी इंपॉर्टेंट पावर। ठीक, जैसे ही हमने ये पावर दे दी, जैसे ही हमने ये पावर दी, ऑटोमेटिकली क्या होगा? अब वर्किंग क्लास जो है वो वोट डालने की स्थिति में है, उसके पास वोटिंग की पावर है। इसका मतलब अगर मैं एक वर्कर हूं और मैं अगर ना खुश हूं तो मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से मांग कर सकता हूं कि आप जाइए, आप मेरी बात को सदन में रखिए। कौन से सदन में? पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वहां पर लोगों को बताइए कि वर्कर किस चीज से पीड़ित है, किस चीज से परेशान है और किस चीज की मांग कर रहा है, और उसके लिए कानून बनवाइए। बोला नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसे वोट ही नहीं डालेंगे, पावर से हटा देंगे। ये सुनो, तो यहां से आप देखेंगे कि प्रगतिशील कानून पारित होने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रगतिशील कानून पारित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सो ग्रेजुअल एक्सटेंशन एंड अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब कि हमने सभी वर्गों के हाथ में, सभी क्लासेस, विदाउट एनी काइंड ऑफ limitation with respect to income or gender or any bias, we gave this power to everyone in the country that if you are above the age of 18, you can vote, you can choose your representatives. बिना किसी कंस्टेंट के, बिना किसी भी if and but के, बिना किसी भी कंडीशन के, हमने बेसिकली कह दिया कि अगर आप चाहें तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकते हैं और आपको मत करने का अधिकार है, राइट। तो जहां वर्किंग क्लास के पास की पावर आई, एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट वोट डालने का, तो उनके जो समस्याएं हैं या उनके जो समाधान जो वो चाह रहे हैं, वही समाधान जो है आपको कानूनों के रूप में देखने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये स्टेट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देंगे, स्टेट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देंगे। सो देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके प्रतिनिधि जो थे, उन्होंने श्रमिक से जुड़े हुए मुद्दों को बेसिकली प्रोत्साहन देना शुरू किया। आगे आके सदन में इनकी बात रखी, और जैसे जैसे सदनों में इनकी बात होगी, जैसे जैसे आगे डिस्कशंस होते चले जाएंगे, अपने आप प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस पास होते चले जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक। और हम कह सकते हैं कि हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 अपने आप में इसी टाइम पीरियड का एक कानून है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, और ऐसा नहीं है कि बस केवल यही कानून पास हुआ इस साल में, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। एक और इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था मिनिमम वेजेस एक्ट। कभी आपने सोचा कि मिनिमम वेजेस एक्ट इससे पहले क्यों नहीं आया? मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 इससे पहले क्यों नहीं आया सर? वेजेस तो हमेशा से ही एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है ना, हमेशा से एक मुद्दा रहा है। हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा है समय पे, तो
तो हमेशा से एक मुद्दा तो रहा ही है वेजेस का, या हमें कम दिए जा रहे हैं वेजेस, जितने मिलने चाहिए उससे कम दिए जा रहे हैं वेजेस। तो इतना बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन होने के बावजूद इस पर कानून क्यों नहीं बना शुरुआती दौर में? सोचा आपने? नहीं सोचा। सिंपल सी बात थी, ब्रिटिशर्स तो देना ही मिनिमम चाहते थे ना। तो ब्रिटिश इंडस्ट्री जो इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, राइट, या रॉ मटेरियल जो परचेज कर रही थी, अगर वो वेजेस के हिसाब से एक्ट बना देंगी कि कम से कम मजदूरी करने के लिए इतना तो पैसा दिया जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ जाएगा इनके लिए भी। समझ रहे हैं? और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इसमें इंटरव्यू नहीं किया। वो तो आजादी के तुरंत बाद सरकार ने रियलाइज किया कि वर्कर के लिए, सस्टेनेंस के लिए कुछ न्यूनतम वेजेस जो है होनी चाहिए, कि कम से कम इतना काम कर रहा है तो कम से कम खुद को सपोर्ट तो कर सके, फैमिली के लिए जरूरत की चीजें तो खरीद सके। उसको ध्यान में रखते हुए मिनिमम वेजेस एक्ट जो है प्रिस्क्राइब किया गया था। ठीक है? मेरी बात क्लियर हुई? यस और नो? समझ में आई बात आपको? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएलओ। देखिए, आईएलओ की स्थापना हुई कब? 1919 में। 1919 में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड की अगर कोई बॉडी है हमारे पास तो वो यही है, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आज की डेट में यूएन की सबसे पुरानी बॉडी यही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट से भी पूरी दुनिया भर की सरकारों ने कहीं ना कहीं लेबर लेजिस्लेशंस फॉर्मुलेट किए, और हमारी सरकार भी इससे अछूत नहीं है, राइट। हमारी सरकार भी इससे इन्फ्लुएंस होके कानून बनाने गई। सो आईएलओ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने भारत में लेबर के लेजिस्लेशंस को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस किया है। खासकर 1946 में जब हमारे पहले यूनियन लेबर मिनिस्टर श्री जगजीवन राम इंडियन डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए आईएलओ कॉन्फ्रेंस ऑफ 1946 अटेंड करने गए। ठीक, तो जब जाएंगे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, तो वहां पर प्रिंसिपल्स की बात होगी, वहां पर जो है कुछ मुद्दों की बात होगी कि दुनिया भर के देशों में ये देखा जा रहा है, तो ये भी तो सोचेंगे कि हाँ, हमारे देश में भी ऐसे कुछ मुद्दे देखे जा रहे हैं, और ये भी देखेंगे कि ये देश क्या प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए, और वही प्रोसीजर हम भी ले लेंगे, उसी तरह के कानून हम भी बना देंगे। सिंपल, राइट। तो आपने सुना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डीपीएसपी। सुना आपने? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर इसमें आप लेबर से जुड़े हुए प्रावधान देख लें कि डीपीएसपी में लेबर से जुड़े हुए प्रावधान है क्या, हालांकि इसे हमें पिछली क्लास में कवर करना था, राइट, पर हम कर नहीं पाए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में। तो डीपीएसपी में अगर लेबर से जुड़े हुए अगर आप प्रावधान देखें, राइट, ये आपको नजर आएगा कि ये आईएलओ के कॉन्स्टिट्यूशन से पिकअप कर रखे हैं, आईएलओ के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसके अलावा फिलाडेल्फिया चार्टर जो है, फिलाडेल्फिया चार्टर ऑफ 1944 इससे प्रभावित है, इससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस हो रहा है और इनडायरेक्टली भी हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कि आईएलओ में जो लिखा गया है, प्रावधान जो बनाए गए हैं, चार्टर में जो जिसकी बात की गई है फिलाडेल्फिया चार्टर में, उससे भी हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। साथ साथ हमारे जब लेबर मिनिस्टर जा रहे हैं, बात हो रही है, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, मुद्दों पे बहस हो रही है, तो वहां से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सो देयर इज डायरेक्ट एंड बोथ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस on Indian labor legislations
ड्यू टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ILO। ठीक, तो बेसिकली अगर आप ILO का फिलाडेल्फिया चार्टर की अगर आप बात करें ना, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना इन्होंने कि लेबर अपने आप में कमोडिटी नहीं, और लेबर को एक कमोडिटी के रूप में ना देखे। कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर जो है बहुत ही खराब प्रथा है, बहुत ही अमानवीय व्यवहार है लेबर के साथ। और कहीं पर भी अगर गरीबी है, पॉवर्टी कहीं पर भी हो, तो वो हमेशा प्रॉस्पेरिटी के लिए एक थ्रेट है। प्रॉस्पेरिटी होने नहीं देगी। आप उस सोसाइटी को प्रॉस्पर नहीं कह सकते कि प्रॉस्परस सोसाइटी है, क्योंकि उसमें अभी भी हमें गरीबी देखी जा रही है। तो अगर आपको किसी सोसाइटी को प्रॉस्परस कहना हो, तो सबसे पहली चीज हम यही देखते हैं कि क्या उसमें समान रूप से विकास हुआ सबका, या अभी भी कुछ ऐसा तबका है या ऐसा वर्ग है जो अभी भी गरीबी झेल रहा है, गरीबी की मार्स को झेल रहा है, आज भी झेल रहा है, तो सर फिर वो प्रॉस्परस सोसाइटी नहीं है, सिंपल सी बात। और अगर वहां से ऊपर उठ गया तबका, धीरे धीरे उसकी इनकम लेवल्स प्रभावित हो गई, तो हम कह सकते हैं कि हाँ अब जो है, मतलब यहां जो है कह सकते हैं कि हाँ लेबर जो है वो बढ़ रहा है, और इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल हमें देखने को मिल रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं इनकम लेवल्स अब लेबर के बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज पे। क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज, तो ये थी बेसिकली आपके पास फैक्टर्स विच वर इन्फ्लुएंसिंग लेबर लेजिस्लेशंस थ्रू आउट द ग्लोब आल्सो एंड इन आवर कंट्री आल्सो। बहुत अच्छा पैरेलल देखने को मिलता है आपको पूरे दुनिया भर में भी और भारत में भी, कैसे अलग अलग इवेंट एक के बाद एक के बाद एक इन्फ्लुएंस करते चले जा रहे हैं श्रम कानूनों को। खासकर हमारे देश की बात करें, आजादी के तुरंत बाद और ILO के एस्टैब्लिशमेंट, ये सब, तो ये काफी हद तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हैं। यहां तक अगर क्लियर हो तो फिर मैं आगे लेके चलूंगा आपको क्लासिफिकेशन पे। इसमें कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें रिपीट करने में हमें कोई समस्या नहीं है, पहले बता रहे हम। जेन्युइन डाउट है तो कोई नहीं, पूछिए, दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा होगा, क्लियर है तो आपको बहुत बढ़िया बात है। ये तो फिर जनरली ये पूछते हैं आपका इंटरव्यू में। ठीक है, हमारी तरफ से जो लीडर थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, इनका नाम है, हमारे जो उस समय के यूनियन लेबर मिनिस्टर है, यूनियन लेबर मिनिस्टर श्री जगजीवन राम। मैं ये लिख देता हूं, यूनियन लेबर मिनिस्टर श्री जगजीवन राम। जगजीवन राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम कि हमारे पास कितने तरह के लेबर लॉज हैं या कितने तरह का वर्गीकरण कर सकते हैं इसमें ना। कानून तो बहुत सारे आपने देख लिए हिस्ट्री में से, कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम मेजरली इनको थीम्स में डिवाइड कर सकते हैं, 5 थीम्स में। ठीक, पहले कानून वो जो रेगुलेटिव हैं, पहले ऐसे कानून जो रेगुलेटिव इन नेचर है, रेगुलेटिव, विनियमित कर रहे हैं कुछ ना कुछ। दूसरे कानून वो जो प्रोटेक्टिव है, रक्षात्मक है। तीसरे वो जो वेज से संबंधित है, मजदूरी से संबंधित है। चौथे वो जो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं या सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए प्रावधान लेके आ रहे हैं। और पांचवे वो जो वेलफेयर इनसाइड एंड आउटसाइड द वर्कप्लेस इंश्योर करेंगे। वैसे तो जनरली सारे वेलफेयर से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके नाम में एक्सप्लिसिटली वेलफेयर दिखेगा आपको। ठीक, कानूनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? कानूनों का ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बेटर करना है ना, जहां पर भी गुंजाइश हो
कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है उनमें सुधार हो पाए, डिस्प्यूट्स कम से कम हो, उनको ये बेसिकली बेहतर बनाने जाएगा। एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या कानून है, कौन कौन से कानून में प्रेजेंट है, जिससे कि हम जो है आगे चल के भी इनको समझ पाए। सबसे पहले आता है रेगुलेटिव, नियामक लेबर लेजिस्लेशंस। सो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रेगुलेट करना किस चीज को? रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स एंड टू प्रोवाइड फॉर मेथड्स एंड मैनर्स ऑफ settling industrial disputes। तो यहां पर मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि हम रेगुलेटिव लेजिस्लेशंस पास कर पाए, और ये लेजिस्लेशंस कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ना होने दें, राइट, उन्हें रेगुलेट कर ले जाएं, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर दें। इसके अंदर जो आता है हमारे पास कानून आता है वो आता है ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926, वही वाला कानून जिसमें मिसिंग था आपका, राइट। फिर आता है आपका डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947, और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946। ये तीन कानून जो हैं ये लेबर और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशनशिप को स्मूथ रखना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रांग रहे। तो अपने आप में ऐसे मेथड्स और मैनर्स प्रिस्क्राइब करेंगे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व कर दिया जाए। भाई एक तरीका तो हुआ कि सड़क पे जाके लड़ रहे हैं आपस में, आगजनी हो गई, पूरी फैक्ट्री जला दी, है ना, हड़तालें हो गई, 15-15 दिन तक कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, एम्प्लॉयर जो है वो कर्जे में डूब जाएगा, राइट, और कहीं ना कहीं फैक्ट्री में ताला लग जाएगा आने वाले समय में। एक तरीका तो ये हो गया भैया, नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स, राइट। दूसरा तरीका क्या है कि कानून बना दें। कानून बनाने से क्या होगा, जैसे ही डिस्प्यूट हुआ, तो डिस्प्यूट में सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, कंसिलिएशन है, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कहता है। कंसिलिएशन ऑफिसर आएगा, रिपोर्ट लिखेगा, इनसे पूछेगा एम्प्लॉयर से, हाँ जी बताइए आपके हिसाब से क्या हुआ, लिख लिया। फिर पूछेगा एम्प्लॉइज से, वर्कर से, आपके हिसाब से क्या दिक्कत है, आपके हिसाब से क्या समस्या है, ठीक। पहले पूरा केस समझने के बाद दोनों को एक दूसरे की बात समझाएगा। एम्प्लॉयर को समझाएगा कि देखिए इनको ये दिक्कत है, आपने इस पर काम नहीं किया होगा तभी इनको ये दिक्कत है। एम्प्लॉइज को समझाएगा कि भाई देखो एम्प्लॉयर को ये दिक्कत है तुमसे, तो दोनों को आपस में बिठा के सॉल्व कराने की प्रक्रिया शुरू कर देगा, ठीक। तो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि ये रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन है, कोशिश कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो संबंध है वो खराब ना हो, ठीक है। समझ में आ गई कहानी यहां तक? सेकंड क्या आता है सर? सेकंड आता है हमारे पास प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, सुरक्षात्मक श्रम विधान, प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशंस। प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशंस प्रोटेक्टिव है नेचर में। किस चीज के लिए प्रोटेक्टिव है? चाहते हैं कि लेबर के मानक स्थापित हों, और ये जो मानक हैं, जो न्यूनतम स्टैंडर्ड्स हैं, इनका पालन जरूर हो, ठीक है। इससे क्या होगा, लेबर की अपने आप सुरक्षा मेंटेन होगी, उसकी वर्किंग कंडीशन में अपने आप सुधार आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि अगर कहीं पर भी फैक्ट्री डाली जा रही है और आग का काम हो रहा है, तो ऐसी जगह को कम से कम 20 बाय 20 का बनाया जाएगा, 20 बाय 20 का बनाया जाएगा। अब ये मैंने बेसिकली एरिया स्पेसिफाई कर दिया। फिर मैंने कहा कि इसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए जाएंगे, देखे ना वो लाल रंग के लगे रहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। फिर मैंने कह दिया कि यहां पर जो है एक सुविधा बनाई जाएगी कि अगर कभी आग लग जाए, राइट, तो यहां पर हमारे पास एस्केप रूट हो, एस्केप चैनल हो। तो यहां पे एक सीढ़ी होनी चाहिए, यहां पर एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करनी चाहिए आपको जिससे कि लेबर तुरंत नीचे की तरफ उतर जाए, ठीक। तो ये अपने आप न्यूनतम स्टैंडर्ड हो गए, न्यूनतम मानक हो गए। अब अगर इसका अपने आप पालन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि लेबर की काम करने की जगह पे उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने
हमने जो है वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव कर दिया है, हाँ या ना? क्या है ये कानून? ये कानून है आपके फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, तो इसमें प्रावधान देखने को मिलेंगे, आज देखेंगे, आज हम इसे, राइट, आज हम इस कानून को देखने जाएंगे तो इसमें प्रावधान दिखेंगे जो बेसिकली मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे। फिर आपका माइंस एक्ट ऑफ 1952, खानों का अधिनियम 1952, और प्लांटेशंस लेबर एक्ट ऑफ 1951, वृक्षारोपण श्रम अधिनियम 1951। ठीक है जी, यहां तक कहानी क्लियर हुई? तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स कहां कहां पर देखने को मिलेंगे, किन किन चीजों में देखने को मिलेंगे? ये दिखेंगे आपको आवर्स ऑफ वर्क के टर्म में, कितने घंटों के लिए काम लिया जा रहा है। ये दिखेगा आपको सप्लाई के टर्म्स में, सप्लाई ऑफ लेबर। ये आपको दिखाई देगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, इनके टर्म्स में दिखाई देगा कि किन से कितने देर तक काम कराया जा सकता है और क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है यहां पे, ठीक है ना? नेक्स्ट जो तीसरा हमारे पास कैटेगराइजेशन आता है वो आता है वेज रिलेटेड लेबर लेजिस्लेशन, मजदूरी से संबंधित श्रम कानून, जैसे कि 1936 का पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फिर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट ऑफ 1976। घूम फिर के बात किसकी होनी चाहिए? वेज की होनी चाहिए, वेजेस की होनी चाहिए कि क्या मजदूरी दी जाएगी लेबर को, कब दी जाएगी, न्यूनतम क्या होगी, बोनस किस प्रकार से देंगे, और समान काम करे, समान परिश्रम के लिए समान वेजेस दी जानी चाहिए। तो ये सारे के सारे किस तरह के हैं? वेज रिलेटेड लेबर लेजिस्लेशंस हैं, वेज से जुड़े हुए प्रावधान है। आई डोंट नो अगर आपने नोटिस किया या नहीं, मुझे पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं। बेसिकली सरकार जब श्रम कानूनों को साथ इकट्ठा करने जाएगी, समझ रहे हैं, अभी कोडिफाई किया ना गवर्नमेंट ने, तो जब कोडिफाई करने जा रही है इन्हीं 4 प्रावधानों को मिला के कोड ऑन वेजेस की स्थापना करेगी। कोड ऑन वेजेस मतलब कि ये जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं ये एक आर्बिट्ररी वर्गीकरण नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से उठाया और बना दिया थीम, है ना, वो वाला काम नहीं है। ये बेसिकली वर्गीकरण जो किया जा रहा है ये थीमेटिकली ओवर द इयर्स हमें पता है कि ये थीम्स के बेसिस पे कानून डिवाइडेड है ऐसे, और इसी का इस्तेमाल सरकार ने भी किया है इन सारे कानूनों को साथ में लाने के लिए, है ना। जैसे कि सोशल सिक्योरिटी है, तो सोशल सिक्योरिटी में मैं क्या कह रहे हैं, प्लांटेशन वाला एक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लागू होगा। नहीं बेटा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप फिर भूल रहे हैं। दीपक आपने पहली क्लास करी है, डिड यू अटेंड द फर्स्ट लेक्चर? फ्राइडे को जो लेक्चर लिया था मैंने, आपने वो लेक्चर अटेंड किया? सबसे पहली चीज जो बताई है वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ही बताया है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर है जहां पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर पाती। तो फिर आप कैसे कह पा रहे हैं कि प्लांटेशन वाला एक्ट लग जाएगा जाके? एक्सटेंशन के रूप में, हाँ, एक्सटेंशन के रूप में जाके लग सकता है, लेकिन प्लांटेशन भी बड़े होंगे ना, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे लग जाएगा सर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सोशल सिक्योरिटी लेबर लेजिस्लेशंस पे। नेक्स्ट थीम पे आते हैं सोशल सिक्योरिटी लेबर लेजिस्लेशंस पे। सो सोशल सिक्योरिटी लेबर लेजिस्लेशंस जो है, सोशल सिक्योरिटी लेबर लेजिस्लेशंस, मनीष मैं ये कह रहा हूं कि ये जो थीम हमने उठाए हैं, ये थीम जो हमने उठाए हैं ये आर्बिट्ररी थीम नहीं है, ये आर्बिट्ररी थीम नहीं है, मेरी बात सुना करो, इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैंने कहा वेज रिलेटेड है, वेज रिलेटेड में 4 कानून दिखे, सरकार को भी तो 4 कानून दिख रहे हैं, सरकार ने कहा चलो चारों को एक साथ जोड़ देते हैं, कोड ऑन वेजेस बना देते हैं,
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो वर्गीकरण हम देख रहे हैं ये एक आर्बिट्ररी वर्गीकरण नहीं है। ऐसे नहीं है कि हमने कुछ भी मान के इनको अलग अलग कर दिया, कानूनों को कहीं पर भी कुछ भी डाल दिया। जब इनको थीमेटिकली कैटेगराइज किया गया है तो इस पर कोडिफाई कर पाना इसीलिए इनको आसान हो गया। मतलब कि अभी स्कोप है सर, अभी भी स्कोप है। वेलफेयर रिलेटेड फॉर एग्जांपल इनको सबको एक साथ ला सकते हैं। ठीक है, संतोषी ये तीसरी क्लास है बेटा, थर्ड क्लास है ये, और पहली दो देखनी जरूरी है तीसरी पे आने से पहले। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, सोशल सिक्योरिटी लेबर लेजिस्लेशंस। सोशल सिक्योरिटी लेबर लेजिस्लेशंस, so main objective is to provide to the workmen social security benefits under certain contingencies of life and work। बेसिकली इन कानूनों का इनका जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो ये है कि अगर लेबर कभी किसी समय पर कोई एक ऐसी परिस्थिति फेस करे जहां वो काम करने के योग्य ना हो, ड्यू टू हिज मेंटल हेल्थ, ड्यू टू हिज फिजिकल हेल्थ, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, then the labor should be able to survive on the basis of the amount of money that he receives on a daily basis or a monthly basis। ठीक, मान लीजिए अब एक्सीडेंट हो जाए, फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया और फैक्ट्री में एक्सीडेंट के कारण लेबर अब काम नहीं कर पा रहा, हाथ कट गया उसका, राइट, चोट लग गई उसे, तो ऐसे में प्रावधान ये कहता है कि उसको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। मतलब जितने दिन वो रिकवरी करेगा उस कॉम्पेंसेशन से उसका घर चल पाएगा, उसका इलाज हो पाएगा। ठीक, तो ये कानून कहीं ना कहीं अपने आप में सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे लेबर की, कि ये नहीं कि चोट लग गई तो उसकी जिम्मेदारी है, वो ही देखे, वही ठीक कराए अपने आप को, और फिर ठीक हो गया तो फिर आगे काम ले सकता है, नहीं आया तो बेटा कोई बात नहीं। ऐसी कहानी नहीं हो सकती, राइट, क्योंकि काम की जगह पर चोट लगी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट ऑफ 1923। मैंने आपको बताया भी था सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ सबसे पहला कानून है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ भी है। फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESIC, जो ESIC बॉडी है वो इसी के अंडर बनाई गई है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक, फिर तीसरा आता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब जब कोई महिला, राइट, वो उस अवस्था में नहीं है कि वो काम कर सके, क्यों, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, शी इज अबाउट टू गिव बर्थ, तो ऐसे में हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए, राइट। तो आपने कहा ठीक है सर छुट्टी दे दो, लेकिन छुट्टी के साथ साथ हमें यह भी पता है कि महिला के लिए काम करना, बाहर आ पाना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, राइट। तो उनकी जॉब या उनका सर्वाइवल, ठीक है, उनका जॉब, उनकी सर्वाइवल जो है वो, सॉरी, उनका सर्वाइवल जो है उनकी जॉब पे डिपेंड करता है, और इसलिए हम चाहेंगे कि उन्हें जो है कॉम्पनसेशन के रूप में जो है कुछ पैसा दिया जाए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर हम उन्हें छुट्टी भी देते हैं, साथ साथ हम उन्हें पैसे भी देते हैं कि आप आराम से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ को इंश्योर करिए, और जैसे ही आप रिकवर कर जाए आप वापस आके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, सो दिस इज योर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम। और फाइनली हमारे पास आता है चौथा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, 1972। ठीक, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, समझ में आया कहानी, ये वाली सोशल सिक्योरिटी लेबर लेजिस्लेशंस। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखने जाएंगे तो आपको चैप्टर 5A, इसके अलावा बता रहा हूं, अगर आप चैप्टर 5A देखने जाएंगे, चैप्टर 5A किसका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का, हाँ जी, एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस इसी अंडर आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। Chapter 5A of Industrial Dispute Act, (1947) अगर आप ये प्रावधान इसका देखने जाएंगे चैप्टर 5A का, तो आपको मिलेगा कि ये बात करता है अपने आप में ले ऑफ की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि ले ऑफ कर देना, वर्कर को छुट्टी दे देना, या छटनी कर देना, रिट्रेंचमेंट कर देना। रिट्रेंचमेंट, वर्कर्स को जो है छटनी कर दिया है, कुछ को रख लिया है, कुछ को निकाल दिया है, या फिर फैक्ट्री बंद हो रही है। तो इन केसेस में क्या कॉम्पनसेशन दिया जाएगा वर्कर को, क्या मुआवजा दिया जाएगा, वो ये कानून बात करता है उसकी, चैप्टर 5A इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का। ठीक है, क्लियर हुई बात? हाँ जी, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी एक्सटेंशन के रूप में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लग जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन वही समस्या है कि उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। क्लियर हुई बात? संतोषी ऊपर लिखा तो है लेबर लॉ, बार बार सब्जेक्ट लिखने से क्या होगा? चलिए, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास 4 कानून तो एक्सप्लिसिटली हैं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का भी कुछ प्रावधान है जो कि बात करते हैं। बोनस और ग्रेच्युटी में क्या फर्क है? बोनस बेसिकली आपको दिया जा रहा है कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और हमारे काम करने से तो अच्छा परफॉर्म करेगी ना, वर्कर के काम करने से तो अच्छा परफॉर्म करेगी, राइट? तो बोनस के रूप में साल में एक बार दिया जाता है। और ग्रेच्युटी क्या है? पूरी जब आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए 5 साल, 6 साल, 10 साल आप काम कर रहे हैं किसी सेक्टर में, ठीक है, किसी कंपनी के लिए, तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी थैंक यू बोलना बनता है ना। कंपनी अभी आपका शुक्रिया अदा करेगी। तो मान लीजिए अब आप 10 साल बाद छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी आपको बेसिकली शुक्रिया अदा करती है, और शुक्रिया, थैंक यू जो है मॉनेटरी टर्म्स में जो होता है उसको ग्रेच्युटी कहते हैं। ये है फर्क। जी, विल यू प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ एंड लॉकआउट? ले ऑफ का मतलब होता है कि आपको छुट्टी दे देना, आपको काम से ही निकाल देना। लॉकआउट का मतलब होता है तालाबंदी। तालाबंदी कौन करता है? दोनों की बेसिकली किए जाते हैं मालिक के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा। मान लीजिए मैंने फैक्ट्री में जो है डिस्प्यूट हुआ, वर्कर्स के साथ डिस्प्यूट हुआ, और मैंने क्या किया, अगले दिन जो है ताला लगा दिया सुबह, किसी भी वर्कर को फैक्ट्री में नहीं आने देना हो। इसको कहते हैं हम तालाबंदी, लॉकआउट। लॉकआउट। ले ऑफ का मतलब आपको छुट्टी दे देना, आपको काम से निकाल देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास वेलफेयर लेबर लेजिस्लेशंस। वेलफेयर लेबर लेजिस्लेशंस क्या है? व्हाट आर वेलफेयर लेबर लेजिस्लेशंस? ये बेसिकली इंश्योर करेंगे लेबर के वेलफेयर को। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछना बनता है कि पीछे में 4 जो थे वो क्या वेलफेयर को इंश्योर नहीं करते? बिल्कुल करते हैं सर। दे ऑल्सो इंश्योर वेलफेयर ऑफ द लेबर। दे ऑल्सो इंश्योर वेलफेयर ऑफ द लेबर। सारे ही श्रम कानून वैसे तो कल्याण को ही बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन कानूनों में कुछ खास तरह की लेबर का ध्यान रखा गया है, और एक्सप्लिसिटली उस लेबर को ध्यान में रखते हुए, उसके कल्याण को ध्यान में रखते हुए बेसिकली कानून बनाए गए हैं। चाहे ये वर्क साइट पे हो, मतलब जहां पर काम लिया जा रहा है, चाहे ये उसके बाहर भी क्यों ना हो। तो इन कानूनों का मकसद, इन कानूनों का ऑब्जेक्टिव जो है
वो जनरल वेलफेयर को सपोर्ट करना है, वर्कर्स की लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव कराना है। और इन कानूनों की खास बात यह है कि सब में आपको वेलफेयर शब्द नजर आएगा। ये देखिए, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस वेलफेयर फंड एक्ट, माइका माइंस वेलफेयर फंड एक्ट, आयरन ओर माइंस, मैंगनीज ओर माइंस, क्रोम ओर माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट। समझ रहे हैं? अब ध्यान से जरा सोचो, अगर कोई लाइमस्टोन चूने पत्थर की मिल में काम कर रहा है, माइन में काम कर रहा है, तो चूने पत्थर में बहुत ज्यादा डस्ट निकलती है। ऐसी कंडीशंस में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये चूना धीरे धीरे आपके शरीर में जाएगा, कार्सिनोजेनिक तो होता ही है, केमिकल्स तो है ही, राइट? तो ये जमेंगे भी तो अंदर, आपके शरीर में समस्या भी तो उत्पन्न करेंगे ये, राइट? माइका फॉर एग्जाम्पल, माइका की डस्ट इतनी छोटी होती है, इतने नैनो साइज में होती है कि अंदर आपकी लाइनिंग, ट्रैकिया जो होता है, आपकी सांस लेने की जो श्वास की जो नली है, इसमें जाके चिपक जाती है और आपकी सांस लेने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो लेबर की सांस फूलेगी आने वाले समय में, राइट? तो ये क्या करेगा? ये जब तक लेबर काम कर रहा है तब तक, और उसके बाद भी क्योंकि रजिस्ट्रेशन होकर रह जाता है लेबर का। तो अगर कभी बाद में मान लीजिए आपने 10 साल काम किया, 10 साल के बाद मान लीजिए आपकी सांस उखड़ने शुरू हो गई, राइट? अब आपको सिलेंडर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, या किसी भी समस्या से आपको आप फेस कर रहे हैं, तो वहां पर इन फंड का इस्तेमाल करके लेबर का वेलफेयर इंश्योर किया जा सकता है, मतलब उसको सुविधा पहुंचाई जा सकती है। ये था इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव बनाना, इन एक्ट्स को बनाने का। ठीक है, समझ में आई बात? कि वैसे तो सभी कानून जितने ही बनाए गए हैं, श्रम कानून, सबको सभी के सभी श्रमिकों को बढ़ावा देने के लिए हैं। कोई भी ऐसा तो है नहीं कि कल्याण को सुनिश्चित ना करे, ठीक? कोई भी ऐसा तो है नहीं जो कल्याण को सुनिश्चित ना करे, सारे कल्याण कराने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लेबर का कल्याण कराने के लिए, उनका वेलफेयर इंश्योर करने के लिए इनको सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाया गया है। ठीक है, कि चलिए अगर वर्कर बीमार पड़ भी गया आने वाले समय में, तो भी उसकी कम से कम आय की सुरक्षा तो है। ये तो नहीं है कि मतलब जो कमाया सब गंवा देगा बेचारा अपना इलाज कराने में। तो ये है फंडा इसका। ईपीएफओ कहां आएगा? ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है ना, तो प्रोविडेंट फंड कहां आएगा कीर्ति? प्रोविडेंट फंड कहां आएगा बताओ आप? पढ़ाने के बाद अगर आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो फिर मुझे लगता है मैंने पढ़ाया क्या? कहां आएगा प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल? आप कब करेंगे? जब आप काम करने योग्य नहीं है, काम नहीं कर पा रहे, आपको जरूरत है पैसे की, तो कहां आएगा? सोशल सिक्योरिटी में आएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम अपना फैक्ट्रीज एक्ट पे। फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। अब ध्यान से सुनना और प्लीज समझते जाना इसे। अच्छा, बाय द वे, मैं इन पीछे वाले ये जो 3 कानून है, ठीक है, ये तीनों कानूनों में आपको घुस के समझने की जरूरत नहीं है। बस इनको नाम याद रखना है आपको कि स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वर्कर्स जो कि माइंस में काम करते हैं अलग अलग तरह के, इनके वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए कानून बनाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम फैक्ट्रीज एक्ट पे। फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। ऑब्जेक्टिव क्या है सर कानून का? अब देखिए, ये पैटर्न है बेसिकली जो हम फॉलो करेंगे कि कानून में सबसे पहले ये देखने जाइए कि उसका उद्देश्य क्या है। तो फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया है सबसे पहले फैक्ट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक बार मैंने आइडेंटिफाई कर लिया फैक्ट्री को, फिर मैं कहूंगा कि भैया सेफ्टी मेजर लेके आओ, ये चीजें जो है होनी चाहिए फैक्ट्री के अंदर। ठीक, ये कुछ प्रावधान हेल्थ और वेलफेयर से जुड़े हुए, वेलफेयर
हेल्थ और वेलफेयर से जुड़े हुए लेबर के लिए जरूरी हैं, ठीक। और कहीं ना कहीं हैफेजर्ड ग्रोथ जो होती है इंडस्ट्रीज की, आपने देखा होगा ना, बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारी फैक्ट्रीज अचानक से पनप जाती हैं, और कई बार एक में आग लगी बाकी सब में भी आग लग गई आसपास। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये फैक्ट्रीज एक्ट का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, परमिशंस नहीं ले रहे हैं, अप्रूवल्स नहीं ले रहे हैं, और इससे अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं और साथ साथ लेबर की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू इंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, सुरक्षा के पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने के लिए है। दूसरा, टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए है। तीसरा, हैफेजर्ड ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज को रोकने के लिए है। हैफेजर्ड ग्रोथ ना हो फैक्ट्रीज का, क्यों? क्योंकि यहां पे अप्रूवल होगा, अप्रूवल ऑफ प्लान्स बिफोर क्रिएशन ऑफ फैक्ट्री। तो कारखानों के निर्माण से पहले योजनाओं की मंजूरी से संबंधित प्रावधानों के माध्यम से कारखानों के बेतरतीब विकास को रोकने के लिए भी है ये। हम नहीं चाहते कि किसी भी जगह में ऐसे ही रैंडमली फैक्ट्रीज बस पैदा हो जाए, मतलब उत्पन्न हो जाए, और कहीं ना कहीं ये लेबर के लिए बहुत हार्मफुल है कि अगर कहीं भी छोटा सा भी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये एक्सीडेंट जो है पूरा का पूरा जो है एक बड़े डिजास्टर में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, एक बड़ा एक्सीडेंट हो, और इसीलिए अप्रूवल ऑफ प्लान्स ऑफ द फैक्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस लॉ। फिर एप्लीकेबिलिटी क्या है एक्ट की, कहां पर एप्लीकेबल है ये एक्ट? सो एक्ट जो है आज की डेट में पूरे भारतवर्ष पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, ठीक है। कई बार आपको कंफ्यूजन आती है कि जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, खत्म हो चुकी है वो कहानी। दिस इज नाउ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट कवर्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड एस्टैब्लिशमेंट्स फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। तो कारखाने की परिभाषा के अंदर आने वाले सभी प्रतिष्ठानों, अंदर आने वाले सभी निर्माण प्रक्रियाओं को शामिल करता है, ठीक। ये बात भी क्लियर होगी मेरे हिसाब से। और फैक्ट्रीज हैं क्या वो बता भी देता है कि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द फैक्ट्रीज यूजिंग पावर एंड एम्प्लॉइंग 10+ और मोर वर्कर्स, 10 या उससे अधिक वर्कर्स विद पावर, जहां पर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है, या 20 या उससे अधिक वर्कर्स बस। तो अगर पिछले 12 महीनों में दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर देखने को मिल रही है, किसी भी जगह में 10 या उससे अधिक वर्कर काम कर रहे हैं और बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर 20 या उससे अधिक वर्कर्स काम कर रहे हैं और बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको आप क्या कह देंगे? इसको आप फैक्ट्री कहेंगे। सो फैक्ट्रीज यूजिंग पावर एंड एम्प्लॉइंग 10 or more workers, and if they are not using power, then if they are employing 20 or more workers on the any given day of the preceding 12 months, 12 महीने साल के पीछे देखते हैं, आगे नहीं, पिछले 12 महीनों में अगर किसी भी एक दिन ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसको फैक्ट्री कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड अ फैक्ट्री। अब स्कीम क्या है सर एक्ट की? व्हाट इज द स्कीम ऑफ द एक्ट? सो अधिनियम की योजना कुछ इस प्रकार से है कि एक्ट के अंदर 120 सेक्शन है और 3 शेड्यूल है, 120 धाराएं और 3 अनुसूचियां। शेड्यूल 1, पहली अनुसूची में जो आपकी हजार्डस इंडस्ट्रीज हैं उनकी बेसिकली लिस्ट तैयार की गई है, ठीक। मतलब ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसमें कोई एक बहुत ही हजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व है, मान लीजिए बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल है या कोई डेंजरस मशीन का इस्तेमाल है, तो उसको रखा जाएगा शेड्यूल 1 की कैटेगरी में। शेड्यूल 1 में शेड्यूल 2 इज अबाउट परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेज इन वर्क एनवायरमेंट। शेड्यूल 2 किसकी बात करता है कि अगर केमिकल्स का यूज हो भी रहा है तो केमिकल्स कितनी मात्रा में प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके बाद वर्कर्स वहां पर काम नहीं कर सकते। उसके बाद आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा
और जब तक मानक नीचे नहीं आ जाते, जब तक आपके पास लेवल्स नीचे नहीं आ जाते, तब तक आप ऐसे में कार्य नहीं करा सकते। तो रासायनिक पदार्थों के लिए क्या परमिसिबल लेवल है, अनुमेय स्तर क्या है, उसके बारे में जानकारी देता है। और शेड्यूल 3 हमें बताता है नोटिफाइबल डिजीजेस के बारे में। नोटिफाइबल डिजीज मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी केमिकल के आसपास काम कर रहे हैं, राइट, तो केमिकल बॉडी में एंटर करने के कारण कुछ डिजीजेस के होने के चांसेस रहते हैं, है ना, कुछ बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बता देगा कि कौन से केमिकल से जुड़ी हुई कौन सी डिजीज देखी जा सकती है। ठीक, क्लियर हुई मेरी बात? यस और नो? स्कीम समझ में आ गई एक्ट की? क्या क्या है? 120 सेक्शन और 3 अनुसूचियां। 3 अनुसूचियां, एटलीस्ट अनुसूचियां तो पता होनी चाहिए कि कहां पे क्या है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं जरा आप इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे देखिए, किसी भी कानून में सेक्शन 2 में के अंदर जनरली डेफिनेशंस दी होती हैं। सेक्शन 2 जो है उसके अंदर डेफिनेशंस दी होती हैं, ठीक है। सिमिलरली, हाँ जी बेटा, बिल्कुल, कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आरटी में ना पूछा, इंटरव्यू में तो पूछ सकता है कि अच्छा कहां लिखा है, तो क्या बोलोगे कहां लिखा है? बस ये बोल के आ जाओगे फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा है। सोचो ना, खुद सोचो, आप बोलोगे फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा है और कहीं वही दूसरा बच्चा बोलेगा कि नहीं सर सेक्शन 2 में इस प्रावधान के अंदर ये बात लिखी गई है पूरी की पूरी, तो जो सर एग्जैक्ट चीज बताएगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अरे जैसे क्या बता तो रहा हूं, जैसे लिखने नहीं दे रहे आप, उससे पहले ही आपने सवाल दाग दिया। सेक्शन नंबर 2 बात करता है वर्कर की। सेक्शन 2 बात करता है वर्कर की। कौन है वर्कर, ये बताएगा। सो ये डिफाइन करता है हु इज एग्जैक्टली अ वर्कर। सो वर्कर मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड worker means a person employed directly or through an agency including the contractor, ठीक, including contractor, with or without the knowledge of principal employer, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब कौन, जो सबसे हेड है, सबसे प्रमुख है, सबसे पहले आता है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, वेदर फॉर रेन्यूमरेशन or not in any manufacturing process or in cleaning any part of the machinery or premises used for manufacturing purposes.
जरा ध्यान से डेफिनेशन को देखना, क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि अगर ये फैक्ट्री आपकी, अगर ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक, आपने कहा 20 या उससे अधिक वर्कर, नो पावर, पावर है तो 10 या उससे अधिक वर्कर, तो जो भी मान लो आप 10 या उससे अधिक विद पावर, या 20 या उससे अधिक विद नो पावर, विद नो पावर, ठीक है। तो जितने भी वर्कर्स यहां काम कर रहे हैं, चाहे इन्हें डायरेक्टली एम्प्लॉय किया गया, डायरेक्टली लेके आया मैंने, या इनडायरेक्टली लेके आया मैंने, इनडायरेक्टली लेके आया मतलब कि इन्हें एजेंसी के थ्रू हायर किया अगर हमने, राइट, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर, इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो, विदाउट और विद द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। मतलब कि मान लीजिए मैं कंपनी का मैनेजर हूं, मैं प्रमुख नहीं हूं, मैं कंपनी का केवल मैनेजर हूं, और मेरे से ऊपर मान लीजिए प्रमुख भी हैं, तो उनको पता हो या ना पता हो, ठीक है, अगर किसी को हायर किया जा रहा है उनकी नॉलेज के बिना भी, तो भी वर्कर ही कहलाएगा वो फैक्ट्री का, ठीक है। मतलब कि कहना ये चाहता है कि कल को अगर इसके खिलाफ कुछ हो गया, अगर इस वर्कर के खिलाफ इसको कुछ नहीं मिला नहीं, और मान लीजिए इसकी वेजेस टाइम पे नहीं दी गई या इसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया, तो ऐसे में ये क्लेम कर सकता है कि कंपनी का वर्कर है और जो इसका हक था वो इसे नहीं मिला, ठीक है। कहने का अर्थ कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मना नहीं कर सकता, प्रिंसिपल प्रमुख जो है वो मना नहीं कर सकता कि ये तो मेरे को पता ही नहीं था, मेरी नॉलेज के बिना हो रहा है तो काम, ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो वर्कर बेसिकली मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंसी, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, आइदर फॉर रेन्यूमरेशन और नॉट, इन एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मतलब कि मशीन पे ऑपरेट करने के लिए बनाया है उसे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, पेंटिंग में, बनाने में, मशीन पे काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, राइट, या फिर सफाई में इन्वॉल्व है, क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ मशीनरी, या फिर उस जगह को क्लीन कर रहा है, प्रीमाइस को क्लीन कर रहे में इन्वॉल्व है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी लेबर वहां काम कर रही है, जितना भी वहां आदमी काम कर रहा है, सारा का सारा वर्कर की कैटेगरी में ही आता है, सारा का सारा वर्कर की कैटेगरी में ही आता है। केवल किसको अलग किया है? एम्प्लॉयर को, प्रिंसिपल, और साथ साथ अगर कोई मैनेजमेंट में है तो उसको अलग कर दिया बस, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया सेक्शन नंबर 2? ये क्लियर है तो फिर लेके चलूंगा मैं आपको फैक्ट्री की डेफिनेशन पे। इसके बाद आता है फैक्ट्री की डेफिनेशन। फैक्ट्री का मतलब क्या है? फैक्ट्री मीन्स फर्स्ट, सुन लो ध्यान से, वेयर 10 या उससे अधिक वर्कर्स जो है वहां पर काम कर रहे हैं, 10 or more workers are working on any given day in preceding 12 months. In preceding 12 months, पिछले 12 महीने का अगर रिकॉर्ड देख ले तो उसमें भी अगर किसी दिन काम किया है तो भी भैया इन्हें आप इसे फैक्ट्री ही कहेंगे, ठीक। in any part of which
manufacturing process is being carried on. मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जो है उसमें इन्वॉल्व है, ठीक। यहां इसने लिखा पूरी कहानी विद द एड ऑफ पावर, विद द एड ऑफ पावर। तो जब 10 आता है तो 10 के केस में पावर का उपयोग किया जा रहा होगा। तो 10 या उससे अधिक वर्कर्स कहीं पर भी अगर काम कर रहे हैं आज या पिछले 12 महीनों में, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं जहां पर पावर का उपयोग किया जा रहा है, तो उसे हम फैक्ट्री कह देंगे, ठीक। या फिर और दूसरा प्रावधान क्या है, कहता है 20 और मोर वर्कर्स, वे 20 और मोर वर्कर्स, ठीक है जी। पूरी वही कहानी, और वर्किंग on any given day in preceding 12 months, in preceding 12 months, 12 महीने पूर्व में भी, पूर्ववर्ती 12 महीनों में भी अगर कहीं पर भी काम किया इन्होंने, राइट, in any part of manufacturing process, any part of manufacturing process या यूनिट, कुछ भी कह दो आप चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और यूनिट, without the aid of power, without the aid of power, without the aid of power और इलेक्ट्रिसिटी। पावर का मतलब यहां पे, हाँ बाय द वे, बिजली का अर्थ है, एक ही कहानी है, बिल्कुल फैक्ट्री ही कहलाएगी। 12 महीने में एक दिन भी काम किया तो फैक्ट्री ही कहलाएगी, 1 या 2 दिन से फर्क नहीं पड़ता उससे में। बात यह है कि अगर 20 लोग काम कर रहे हैं और पावर का उपयोग नहीं हो रहा है, या 10 लोग काम कर रहे हैं और पावर का उपयोग हो रहा है, तो कुछ न्यूनतम मानकों का पालन होना चाहिए। आपके लिए 1 दिन हो गया, लेकिन उसी 1 दिन में अगर एक्सीडेंट हो गया तो भस्म हो जाएगी पूरी कहानी, स्वाह हो जाएगी। तो हम उसके हिसाब से नहीं देख सकते, हमें बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि भैया कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स तो होने चाहिए ना फैक्ट्री के अंदर। आप अगर लेबर को लेके आ रहे हो तो अपने रिस्क पे लेके आ रहे हो ना, तो रिस्क का फैक्टर रखना ही क्यों है। ये है सर डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, ये है डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। लेकिन इसी में एक तीसरी चीज और भी लिखी गई है, तीसरी चीज एक और भी लिखी गई है, ठीक है, जो बेसिकली आपको बताती है कि फैक्ट्री में क्या नहीं आ सकता। 2 में तो यह बताता है कि फैक्ट्री की डेफिनेशन में क्या क्या आ सकता है, तीसरा बताता है कि फैक्ट्री में क्या नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये समझ लिया हो तो तीसरा पार्ट बताओ इसका। कहता है फैक्ट्री विल नॉट इंक्लूड, फैक्ट्री विल नॉट इंक्लूड फैक्ट्री विल नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड करेगा, किसी भी खदान को, किसी भी खदान को। Sorry, I can't make a phone call with your iPad. A mine or a mobile unit, a mobile unit, ठीक है जी। मोबाइल यूनिट किसकी, बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्सेस, बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्सेस,
या फिर एक रेलवे का रनिंग शेड, रेलवे रनिंग शेड। रेलवे रनिंग शेड क्या होता है? जहां पे ट्रेनें आती जाती हैं आपकी, राइट, ट्रेनें आपकी आ जा रही हैं और यहां पर सामान को स्टोर किया जा रहा है, सामान को उतारा चढ़ाया जा रहा है, रेलवे रनिंग शेड्स। या फिर कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी खाने की जगह, ईटिंग प्लेस, ये सारे के सारे फैक्ट्री में नहीं आते। दीज आर नॉट कंसिडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। तो देश की सेना की कोई भी टुकड़ी जो मोबाइल इकाई है, मतलब मूव करती है इधर से उधर, रेलवे का रनिंग शेड, कोई भी होटल रेस्टोरेंट या कोई भी खदान इस कानून के तहत नहीं आएगी, उसे आप फैक्ट्री नहीं कह सकते। सिंपल सी बात। समझ में आ गई बात मेरी? तो सेक्शन 2 बेसिकली वर्कर और फैक्ट्री की डेफिनेशन हमारे लिए एस्टैब्लिश कर देता है, बता देता है कि फैक्ट्री क्या है, वर्कर क्या है, और इसके आधार पे हम बेसिकली बहुत आराम से फैक्ट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं कहीं पे भी जाऊंगा, मैं देख के बता दूंगा तुरंत। मैं देख रहा है खदान है, मैं कहूंगा नहीं फैक्ट्री तो नहीं है, क्योंकि बोला है साफ साफ। मैंने कहा अच्छा, प्रभु अभी यही बात करी हमने, यही एग्जैक्टली अभी यही चीज बोली, आप बार बार रिपीट क्यों करा रहे हो? अगर 20 वर्कर किसी एक दिन भी काम कर रहे हो तो भी उसे फैक्ट्री कहेंगे, तो उसे फैक्ट्री ही कहेंगे। और किस लिए कह रहे हैं आप? लॉजिक समझो, लॉजिक पकड़ो। लॉजिक इसलिए उसको फैक्ट्री कह रहे हैं बेटा, आप इसका ऑब्जेक्टिव भूल जा रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ो जरा। आपको लग रहा है यार 20 वर्कर एक ही दिन तो आए, एक दिन के बिहाफ पे कैसे बोल सकते हो आप, है ना? वो दिमाग में वो चीज आ रही है। पर हम उससे मतलब हमें उससे नहीं है, मतलब हमें इससे है कि हमें वर्कर की सेफ्टी इंश्योर करना है। आपके लिए तो एक दिन की बात हो गई, वहां तो 20 लोगों की जान की बात हो जाएगी। समझा रही मेरी बात? इसलिए है वो फैक्ट्री के अंदर। चलो नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 6 पे इसके। सेक्शन 6 बेसिकली बात करता है अप्रूवल, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की। अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन क्या है? अप्रूवल, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन अप्रूवल का मतलब अनुमोदन, लाइसेंसिंग का मतलब लाइसेंस प्रदान करना, और रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण करना। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 6 ये तीनों ही पावर, अप्रूवल की, लाइसेंस देने की, प्रदान करने की और पंजीकरण करने की ऑफ फैक्ट्रीज आर अंडर गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब गवर्नमेंट को पावर दी गई है, गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो रूल्स बना सकती है फॉर अप्रूवल ऑफ प्लान्स, फॉर ग्रांटिंग, फॉर अप्रूवल ऑफ प्लान्स एंड ग्रांटिंग एंड ऑल्सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइसेंसेस एंड रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर सरकार के पास ये पावर है कि वो अप्रूवल ऑफ प्लान्स के लिए, मान लीजिए आपने फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री का प्लान लेके आए, तो फैक्ट्री के प्लान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसको न्यूनतम स्टैंडर्ड यही प्रिस्क्राइब कर सकता हूं मैं पहले, अप्रूवल देने से पहले। फिर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए
लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बता सकता हूं वैसे। क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी ये भी बता सकता हूं मैं, कि भाई मान लीजिए आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा या ये चीज आपको लगवानी पड़ेगी, ये फैक्ट्री के अंदर ये आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। ये है बेसिकली, ठीक है। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 8-9 है, इसी कानून का चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 8-9 ये बेसिकली बात करता है इंस्पेक्टिंग स्टाफ की। इंस्पेक्टिंग स्टाफ एंड देयर पावर। कहते हैं ना लेबर इंस्पेक्टर है ये, लेबर इंस्पेक्टर इंस्पेक्टिंग स्टाफ और उनके पास क्या क्या शक्ति है, क्या क्या पावर है, उसकी बात करता है। तो लेबर इंस्पेक्टर कौन होता है? लेबर इंस्पेक्टर कौन होता है, ध्यान से सुन लेना। सो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, बाय नोटिफिकेशन in official gazette appoints such person as inspector। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली स्टैंडर्ड्स लगा देगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन छाप देगी ऑफिशियल गजट में, जो सरकारी राजपत्र होता है उसमें अधिसूचना के द्वारा बेसिकली जारी कर देगी कि हम भैया इंस्पेक्टर ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जिसके बाद ये कहानी हो, राइट। मिनिमम स्टैंडर्ड लगा देगी कुछ भी। तो ऑफिसर के लिए बेसिकली बता रही है कि लेबर इंस्पेक्टर के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली इंस्पेक्टर आज की डेट में आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होता है वही होता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मोस्टली मैं कहूंगा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको यही दिखेगा। मोस्टली द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ his or her district is also the labor inspector of his or her district। वही अपने जिले के लेबर इंस्पेक्टर का भी काम करते हैं, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात? सर ये हैं अब इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिनको मैंने आपको अलग से लिख के बता दिया, ठीक। बाकी के लिए हमें लिस्ट याद करनी है, लिस्ट याद कर सकते हैं हम कि भाई ये किससे जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है। थीमेटिकली अरेंज करके हम इसे पढ़ सकते हैं। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह दो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह दो, डीएम कह दो, एक ही बात। अब देखिए इस कानून में 120 खंड है, ठीक है। 120 खंड का मतलब ये है कि 120 सेक्शन तो सर याद होने से रहे। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है कि हम इसे थीम वाइज डिवाइड कर लें। हेल्थ से जुड़े प्रावधान क्या है, सुरक्षा से जुड़े प्रावधान क्या है, ठीक है, कौन से नंबर से कौन से नंबर तक आते हैं। वेलफेयर से जुड़े हुए प्रावधान क्या है, कौन से नंबर से कौन से नंबर तक आते हैं। वेलफेयर ऑफिसर की बात कौन सा प्रावधान कर रहा है, ठीक। वर्किंग आवर्स कहां पे दिए गए हैं। अगर हम ये सारी बातें जान ले, और मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट जानो, राइट। अगर आपको ये भी पता है कि 1 से लेकर 12 तक ये आ रहा है कुछ, तो फिर भी आप जो है एक अच्छी पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन में हो। तो कई बार जो है नंबर के पीछे ना भाग के, मेरा कहना यही होगा कि आप यहां पे थीमेटिकली पढ़ के ये समझो कि लिखा हुआ क्या है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फैसिलिटीज और कन्वीनियंस से। फैसिलिटीज और कन्वीनियंस, ये बेसिकली तीसरे चैप्टर के अंडर है, थर्ड चैप्टर।
और चैप्टर 3 आपका डील करता है हेल्थ से, हेल्थ। हेल्थ, ठीक है। सो सेक्शन नंबर 11 टॉक्स अबाउट दैट द फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन। फैक्ट्री जो है वो साफ रहनी चाहिए, फैक्ट्री जो है वो साफ रहनी चाहिए। फिर सेक्शन नंबर 12 कहता है अरेंजमेंट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। अरेंजमेंट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, ठीक, कि वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए, वेस्ट को बहाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो है वहीं आउटलेट निकाल दिया, वहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है, गंदगी मच्छर पनप रहा है और फिर वो वर्कर को भी इफेक्ट कर रहा है। तो साफ सुविधा बनाए रखनी है, राइट। तीसरा कहता है कि रीजनेबल टेम्परेचर होना चाहिए। तापमान जो है बहुत ज्यादा अधिक नहीं हो सकता, वर्कर के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए मेंटेन किया जाना चाहिए टेम्परेचर को भी, ठीक है। 14वां कहता है डस्ट एंड फ्यूम्स शुड बी कंट्रोल्ड बिलो परमिसिबल लिमिट्स। धूल और धुएं को अनुमेय सीमा से नीचे नियंत्रित करना चाहिए। धूल और धुएं को अनुमेय सीमा, जो परमिसिबल लिमिट्स है, उसके नीचे ही रखना है, उसके ऊपर नहीं लेके जाना है। फिर कहता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड लेवल। देखिए जनरली जहां पे बेटा ये क्या लिखा है, ये दीपक ये क्या लिखा है, ये तो आप लोगों को दिख नहीं रहा। साफ लिखा है सेक्शन क्या क्या, कहां पे क्या है। चैप्टर का नाम मैं बता देता हूं आपको, पढ़ा रहा हूं उसके बीच में आप पीडीएफ कर रहे हो, मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आता। मतलब इतना डिस्टरबेंस क्यों है? शांति से सुनी जा सकती है ना। पहले बात, समय देता तो हूं बोलने का, पर आप बीच में बोलते रहोगे तो समय वो भी खत्म हो जाएगा। समय तो सर रेगुलेटेड है, समय तो एक सीमित है ना, असीमित तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन इट शुड बी एट अ प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड लेवल। मतलब कि जहां पर फैक्ट्रियों में, जहां पर भी आपको पता ही आग का काम होता ही है, राइट, तो जहां पर भी ब्लास्ट फर्नेस वगैरह लगाए जाएंगे वहां पर अपने आप टेम्परेचर्स बहुत हाई मेंटेन हो जाते हैं। और हाई टेम्परेचर मतलब कि कमरे में जो मॉइस्चर लेवल है वो भी बहुत ज्यादा रहेगा, पानी का काम भी हो ही रहा है, तो इससे कई बार ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ह्यूमिडिटी के कारण कहीं ना कहीं लेबर की हेल्थ भी इफेक्ट होती है, सांस ना ले पाए, गर्मी लगे, पसीना आ रहा है, राइट। तो ऐसे में कहता है कि आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए, ठीक है। फिर 16वां सेक्शन कहता है हमारे पास, 16 सेक्शन कहता है ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर क्राउडिंग शुड बी अवॉइडेड। 17 to 19 जो सेक्शन है वो कहता है एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, लाइटें लगी हो जगह पे, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, टॉयलेट्स यूरिनल्स शुड बी प्रोवाइडेड टू द लेबर, ठीक। और 20वां सेक्शन कह देता है कि एडिक्वेट स्पिटून्स होने चाहिए, मतलब कि पीक दान भी होने चाहिए, पीक दान भी होने चाहिए लेबर के लिए। फिर वही वाली कहानी है कि 1948 का 1948 का एक्ट है, तो आपको समझना है यहां पे कि काफी साल बीत चुके हैं कानून को आए हुए, वरना आज के जमाने में पीक दान कौन रखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 सेफ्टी से। चैप्टर 4 सेफ्टी, चैप्टर नंबर 4 सेफ्टी। चैप्टर 4 सेफ्टी कहता है कि सेक्शन नंबर 21 से 27, मोटे मोटे तौर पे देखें तो 21 से लेके ऑलमोस्ट 40 तक जा रहा है, राइट। 21 से 27 कहता है कि कोई भी मशीनरी जो कि अपने आप में डेंजरस हो सकती है उस पर बाड़ लगी होनी चाहिए, बाड़ लगी होनी चाहिए। बाड़ का मतलब कि उसको कवर कर रखा है हमने चारों दिशाओं से, ताकि कोई भी वर्कर अंदर उसमें ना एंटर कर जाए और उसका एक्सीडेंट ना हो जाए,
मूविंग पार्ट्स में कई बार मूव कर जाते हैं ना, कई बार आप बहुत डेंजरसली मशीन के पास आ गए मूविंग पार्ट्स के, जिसके कारण मान लीजिए हाथ आ गया, पैर आ गया, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कहते हैं मशीन के जो भी डेंजरस एरियाज हैं उनको फेंस होना चाहिए मशीन के चारों तरफ, ताकि जब मशीन मोशन में हो तो वर्कर्स प्रोटेक्टेड रहे। फिर 2829 वाला जो है वो कहता है कि जो हॉइस्ट होते हैं, हॉइस्ट मतलब जो सामान उठाने के लिए यंत्र होते हैं ना आपके पास, ऊपर उठाने के लिए आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट में बड़ी बड़ी क्रेन लगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी क्रेन लगती हैं, वो ऐसे आम ऐसे झूल रहा होगा, ऐसे हिलाते रहेंगे उसे वो, राइट, सामान उठाए यहां से यहां पर उठा के ऐसे रख दिया, इसको कहते हैं हॉइस्ट, ऊपर उठाने के यंत्र। लिफ्ट्स, इनका जो है पीरियोडिकली इनकी कंडीशन जो है चेक होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए कि सही है या नहीं, ठीक है। 31 सेक्शन हम कहता है कि प्रेशर प्लांट्स दे शुड बी चेक्ड। दबाव यंत्र जो है वो चेक होने चाहिए। मान लीजिए प्रेशर का उपयोग करके किसी गर्म वस्तु को उठाया जा रहा है, अब प्रेशर आपने चेक नहीं किया, प्रेशर जो है कम निकला और मान लीजिए वो केमिकल गिर गया या वस्तु गिर गई जिसके कारण एक्सीडेंट हो गया, तो प्रेशर प्लांट्स चेक होने चाहिए। फिर कहता है फ्लोर, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस शुड बी ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन। सीढ़ियां अगर कहीं पर बनाई गई हैं, फ्लोर बनाए गए हैं, तो ये मजबूत निर्माण होना चाहिए इनका, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की यहां पे गुंजाइश नहीं। मान लीजिए कभी आग लग गई या कभी कोई हादसा हो गया और बीच में मान लीजिए सामान पड़ा है, रास्ते भर में अगर मान लीजिए सामान पड़ा है, तो फिर सामान जो है सर उसके कारण जो है वर्कर नीचे नहीं उतर पाएगा, नुकसान होगा। तो इसलिए यहां पर इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन से फ्री होना चाहिए। 35-36 कहता है सर सेफ्टी अप्लायंसेज फॉर आईज, सेफ्टी अप्लायंसेज फॉर आईज, डेंजरस डस्ट, गैस एंड फ्यूम्स शुड बी प्रोवाइडेड। कहीं पर भी अगर डस्ट का बहुत ज्यादा यूज है, कहीं पर भी गैस का उपयोग हो रहा है या फ्यूम्स है, तो ऐसे में सेफ्टी अप्लायंसेज जो है उनका उपयोग हो। जैसे कि चश्मा दे दिया, देखा होगा आपने, बड़े बड़े प्लास्टिक के चश्मे इंडस्ट्रियल ग्रेड के आजकल आते हैं। Then adequate firefighting equipment should be available। 38वां कहता है कि पर्याप्त अग्निशमन उपकरण भी अवेलेबल होने चाहिए। 40B ये कहता है कि सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है सर। सेफ्टी ऑफिसर कहां पर? जहां पर भी 1000 या उससे अधिक वर्कर काम कर रहे हों, किसी भी फैक्ट्री में 1000 या उससे अधिक वर्कर काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी ऑफिसर जिसने सेफ्टी ट्रेनिंग ले रखी हो उसे अपॉइंट करना चाहिए, उसे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। इसी में अगर आप एक चीज और समझ जाएं तो 1987 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था, इसमें अमेंडमेंट किया गया था इसमें, और एक सेपरेट चैप्टर 4A इसमें डाला गया था। चैप्टर 4A इसमें ऐड किया गया था, added for hazardous process। added for hazardous process, ठीक है। Chapter 4A was added for hazardous process। तो बस ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेलफेयर। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेलफेयर। वेलफेयर दिया गया है सर आपका चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 वेलफेयर से डील करता है।
और बेसिकली है क्या, सेफ्टी और वेलफेयर साथ साथ जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वो जो सेक्शन वहां मिसिंग हो रहे थे आपके, ठीक है, बिल्कुल उसी से फॉलो अप कर रहा है 21 to 40, फिर उसके बाद सीधा अपने आप शुरू हो गया वेलफेयर। सो 42, 44, 45 ये आपके वेलफेयर से डील करते हैं। 42 कहता है कि जहां पर भी लेबर है, लेबर अगर से काम लिया जा रहा है तो अपने आप लेबर के बैठने के लिए, धोने के लिए, राइट, या कपड़े रखने के लिए जो वो नहीं पहन के काम करता, राइट, मतलब जो घर से पहन के आया कपड़े वो, तो उनको रखने के लिए एक जगह होनी चाहिए। दे शुड बी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर इट। फिर 44 कहता है दैट इफ अ वर्कर हैज टू वर्क इन स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग अरेंजमेंट टू टेक शॉर्ट रेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड। अगर किसी वर्कर को खड़े होकर काम करना है बहुत लंबे समय तक, राइट, बहुत लंबे समय तक अगर उसे वहां पर ऐसे काम करना है तो छोटे ब्रेक, लघु मतलब छोटे ब्रेक लेने के लिए, छोटे रेस्ट लेने के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए, राइट, कि जो कहीं पर जाके वो बैठ जाए, आराम से रेस्ट कर पाए थोड़ा सा। फिर एडिक्वेट फर्स्ट एड बॉक्सेस शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड। एडिक्वेट फर्स्ट एड बॉक्सेस शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड, ठीक है जी। साथ साथ एक और बात भी याद रखिएगा, इसका सेक्शन नंबर 49 जो है वो ये कहता है कि जहां पर 500 या उससे अधिक वर्कर हैं, 500 और मोर वर्कर्स, 500 और मोर वर्कर्स, वहां पे आपको वेलफेयर ऑफिसर भी तैनात करना होगा, वेलफेयर ऑफिसर भी अपॉइंट करना होगा। वेलफेयर ऑफिसर हैज टू बी अपॉइंटेड देयर, ठीक है जी। कल्याण अधिकारी, और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखी है कि इसको क्या क्या आना चाहिए। सो रिक्वायरमेंट्स फॉर वेलफेयर ऑफिसर हैज बीन डिफाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे नहीं किसी को बिठा के किसी को बिठा दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हम वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट। वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट, बालिग जो है उसके लिए वर्किंग आवर्स क्या होंगे, और ये डिफाइन किए गए हैं सेक्शन नंबर 6 के चैप्टर नंबर 6 के तहत। चैप्टर नंबर 6 के तहत चैप्टर नंबर 6 वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट क्या कहता है, क्या कहता है सर? 51 सेक्शन कहता है दैट अ वर्कर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 48 आवर्स। 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता एक हफ्ते में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रावधान है, ध्यान से सुन लो। 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता वर्कर से एक हफ्ते में। 48 आवर्स के बियॉन्ड नहीं जा सकते नॉर्मल कंडीशन में। ठीक, ये तो नॉर्मल आवर्स ऑफ वर्क हो गए। फिर इसको लिख लेना साइड में, नॉर्मल आवर्स ऑफ वर्क टोटल इन अ वीक। क्या इससे ज्यादा घंटों के लिए काम किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है, लेकिन अब उसे क्या कहलाएगा? वो ओवर टाइम कहलाएगा, वो फिर ओवर टाइम कहलाएगा, ध्यान रहे। फिर 52 सबसेक्शन 1 कहता है कि हफ्ते की एक छुट्टी कंपलसरी है, साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य है। साप्ताहिक अवकाश जो भी आप रखना चाहें, मंगलवार का, बुधवार का, जो भी, शनिवार, रविवार, जो भी आप रखना चाहें, एक दिन छुट्टी होगी ही होगी। वीकली हॉलीडेज कंपलसरी। ठीक। सेक्शन नंबर 54 कहता है दैट ही कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे। 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। ही कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे। सेक्शन 55 कहता है एटलीस्ट हाफ आवर्स रेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड आफ्टर 5 आवर्स। 5 घंटे के बाद आधे घंटे का रेस्ट मिलना ही चाहिए। 5 घंटे काम करने के बाद इसको आधे घंटे का रेस्ट देना अनिवार्य है। फिर सेक्शन 56 कहता है टोटल पीरियड ऑफ वर्क इंक्लूसिव ऑफ रेस्ट इंटरवल कैन नॉट बी मोर देन 10.5 आवर्स। जो पीरियड ऑफ वर्क है आपका इंक्लूसिव ऑफ रेस्ट इंटरवल, इट कैन नॉट बी मोर देन 10.5 आवर्स। 10.5 घंटे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब कि आप फैक्ट्री में आए, फैक्ट्री में काम किया, टोटल पीरियड ऑफ वर्क आपका, टोटल पीरियड ऑफ वर्क रेस्ट इंटरवल को मिला के भी 10.5 घंटे ज्यादा नहीं हो सकता। वर्कर
वर्कर शुड बी गिवन अ वीकली हॉलीडे, ठीक है, वो हमने ऊपर देख लिया, साप्ताहिक उसको अवकाश मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें भी ओवरलैपिंग ऑफ शिफ्ट इज नॉट परमिटेड। ओवरलैपिंग ऑफ शिफ्ट इज नॉट परमिटेड। ओवरलैपिंग शिफ्ट का मतलब समझ रहे हैं आप? इस हफ्ते के लिए मैंने कहा आपकी छुट्टी संडे को है, इस हफ्ते के लिए आपकी छुट्टी संडे को है, ठीक ठीक। अब वापस आए मंडे से काम पे, मैंने आपको कह दिया कि अगले हफ्ते की छुट्टी आपकी मंडे को है, तो मैंने मंडे को आपको छुट्टी दे दी, संडे मंडे आपने छुट्टी ली, और मैंने अगले आपको हफ्ते क्या किया, मैंने आपसे ओवरलैपिंग शिफ्ट में काम करा लिया। मैंने क्या किया आपसे, मैंने कहा कि आपकी शिफ्ट ट्यूसडे टू संडे तक चलेगी, और ट्यूसडे टू संडे आपका काम होगा सुबह का, और अगले हफ्ते का जो है आप मंडे से काम करेंगे, और वो भी मान लीजिए रात की शिफ्ट में या सुबह की शिफ्ट में, राइट। तो आपसे ओवरलैपिंग शिफ्ट में काम करा रहा हूं मैं, मतलब लगातार शिफ्ट पॉसिबल नहीं है सर, लगातार शिफ्ट में काम करना पॉसिबल नहीं है कहीं पर भी, वो नहीं करा सकता, अमानवीय व्यवहार के अंदर काउंट जाता है वो। फिर नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क शुड बी डिस्प्लेड, कार्य की अवधि की सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए, कार्य के अवधि की सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए, ठीक है। सो वर्किंग आवर्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये 10 सेक्शन है, 51 से लेके 61 तक जा रही है। चैप्टर 6 में इनको हम काउंट करते हैं, वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओवर टाइम वेजेस। ओवर टाइम वेजेस ये चैप्टर 6 के तहत ही दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 6 पीछे जो हमने पढ़ा उसी के तहत दिए गए हैं, लेकिन ध्यान दीजिए 51 to 61 बताया, 51 to 61 बताया ना, तो बीच में ही ये सेक्शन है प्रेजेंट 59 और 60। हाँ जी, वर्किंग आवर्स इंक्लूडिंग ओवर टाइम 60 होगा, 60 आवर्स। 59 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई वर्कर 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है और 48 घंटे ज्यादा काम कर रहा है हफ्ते का, दिन का 9 घंटे से ज्यादा, हफ्ते का 48 से ज्यादा, तो ओवर टाइम वेजेस दी जाएंगी जो कि डबल होंगी द रेट ऑफ वेजेस। माने कि अगर किसी 1 घंटा काम करने के आपको नॉर्मल डेज में 50 रुपए मिल रहे हैं, तो आप अगर ओवर टाइम करते हैं तो उसी 1 घंटे के आपको मिलेंगे 100 रुपए। ओवर टाइम करने के आपको दिए जाएंगे 100 रुपए, 100 रुपीज, ठीक है। ओवर टाइम करने के आपको दिए जाएंगे 100 रुपीज। क्लियर हुई बात? और 60th प्रोविजन कह रहा है दैट अ वर्कमैन कैन नॉट वर्क इन 2 फैक्ट्रीज। एक वर्कमैन जो है, वर्कर जो है, एक वर्कर जो है वो बेसिकली 2 फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकता। देयर इज ऑलवेज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 2 कारखानों में काम नहीं कर सकता, दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध है। क्लियर हुई मेरी बात? नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन। एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है वो चैप्टर 6 के अंदर ही मेंशन्ड है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर ही मेंशन्ड है, ये भी चैप्टर नंबर 6 के अंदर मेंशन्ड है। तो सेक्शन नंबर 66 कहता है कि वुमेन वर्कर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड बियॉन्ड द आवर्स 6 AM to 7 PM। कोई भी वर्कर जो है, वुमेन वर्कर जो है, उनको काम पर नहीं रखा जा सकता 6 बजे के बाद, सुबह 6 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद। सुबह 6 से पहले काम नहीं ले सकते, शाम के 7 बजे के बाद नहीं ले सकते। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकता है, जैसे कि 10 बजे तक, शाम की जो लिमिट है वो 10 बजे तक खींच सकता है 7 से, या फिर सुबह के केस में 6 बजे से वो 5 बजे कर सकता है। कहीं पर अगर रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। सो स्टेट गवर्नमेंट कैन ग्रांट एग्जेम्पशन टू एनी फैक्ट्री और ग्रुप ऑफ और क्लास ऑफ फैक्ट्रीज, बट नो वुमेन कैन बी परमिटेड टू वर्क ड्यूरिंग 10 PM to 5 AM।
and shift change can only be after weekly or other holiday and not in between. जो शिफ्ट में चेंज होगा, शिफ्ट में बदलाव होगा, वो हफ्ते के बाद ही हो सकता है, बीच में नहीं हो सकता, खासकर विमेन के लिए। विमेन के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि विमेन जो है वो प्रोविजंस करती हैं, बच्चे हैं मान लीजिए घर पे, तो प्रोविजंस कर रखे होंगे उन्होंने उनके लिए ना, कि उनको इस हफ्ते कौन संभालेगा, कि कौन रहेगा। तो आप बीच में अगर शिफ्ट चेंज कर देंगे तो उनको बार बार ये परिवर्तन करने पड़ेंगे, बार बार ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिससे कि उन्हें दिक्कत होगी। नेक्स्ट आता है इसमें चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट। चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, अच्छा, ये जो विमेन रिलेटेड प्रोविजंस थे इसमें बदलाव की कोशिश की गई थी 2005 में। 2005 में अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पास नहीं हुआ था। तो संशोधन विधेयक लेके आए थे, अमेंडमेंट बिल लेके आए थे, लेकिन पास नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आता है चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट। ये दिया गया है चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 में बाल रोजगार, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट बिलो द एज ऑफ 14, बिलो द 14 कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। ठीक, दूसरा कहता है ही शुड बी सर्टिफाइड फिट बाय अ सर्टिफाइंग सर्जन। फिट होना चाहिए, सर्जन के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ये बात। तीसरा कहता है अ वर्कर ओवर 15 बट बिलो 18 years ऑफ एज इज टर्म्ड एज एडोलेसेंट। एक 15 वर्ष से ज्यादा, राइट, 15 के ऊपर और 18 से नीचे, बिलो 18 years ऑफ एज इज टर्म्ड एज एडोलेसेंट, किशोर कहलाएगा। और एडोलेसेंट जो है ही इज नॉट परमिटेड टू वर्क बिटवीन 7 PM एंड 6 AM, 7 बजे के बाद और सुबह 6 से पहले इसको भी काम पे नहीं रख सकते। मतलब कि एडोलेसेंट को विमेन के जैसे, राइट, विमेन के जैसे प्रोटेक्शन दिया गया है। देन चाइल्ड अबव 14, 14 वर्ष से उम्र से ज्यादा लेकिन 15 की उम्र से कम, इसको अगर रोजगार दिया भी जा रहा है तो केवल दिन के 4.5 घंटे ही काम कराया जाएगा, 4.5 hours पर डे और ड्यूरिंग नाइट। ठीक, एंड देर आर मोर रिस्ट्रिक्शंस। नाइट बाय द वे इसका मतलब यहाँ पे इवनिंग है, नाइट का मतलब वो मत समझ लेना रात की बात हो रही है, राइट। सूरज ढलने को भी वो नाइट ही कह रहे हैं ना, उसके लिए तो डे और नाइट ही है, इवनिंग वगैरह है नहीं ऐसा कुछ। हम जानते हैं कि बेसिकली शाम की बात हो रही है, ऊपर वाले प्रोविजन को ध्यान में रख के। फिर कहता है देयर आर मोर रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल एडोलेसेंट। अगर यहाँ पर एडोलेसेंट जो किशोर है, वो मतलब वो किशोरी है, राइट, फीमेल एडोलेसेंट है, तो इस केस में और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। एंड रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स हैज टू बी मेंटेन्ड। रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स हैज टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? चलो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। कल ये जो लीव के प्रोविजंस और जो बचा कुचा है वो मैं कल करा दूंगा। ठीक है, ज्यादा है नहीं, 10 मिनट लगेगा कल की क्लास में, पहले मैं यही करा दूंगा। मेरी भी क्लास है, आई थिंक आप लोगों की भी क्लास है नेक्स्ट। ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू गाइज टुमारो। जो भी कुछ बचा हुआ है लीव से प्लीज रिमाइंड मी, मैं कल वहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।